शिया कौन है, सुन्नी कौन है, मिडिल ईस्ट का झगड़ा क्या है, मुस्लिम देश होने के बाद भी ईरान सऊदी पर हमले क्यों कर रहा है, ईरान की कहानी क्या है, अमेरिका क्यों मिडिल ईस्ट में इतना इंटरेस्टेड रहता है, ये टाइमलाइन क्या है, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और रशिया ईरान पर कब्जा क्यों करते हैं, 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां मिलकर के ईरान के प्रधानमंत्री का तख्ता क्यों पलट देती हैं, सद्दाम हुसैन को किस बात का डर सताता है कि 1980 से 1988 तक ईरान और इराक का युद्ध चलता रहता है। 1989 में खुमैनी के इंतकाल के बाद आयतुल्लाह अली खामेनेई कमान संभालते हैं। इसके बाद आता है 2015 का वो ऐतिहासिक मौका जब ईरान और दुनिया की महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर डील होती है। फिर क्यों ईरान एटॉमिक पावर नहीं बन पाया है? 2020 में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिका हमले में मौत हो जाती है। 2024 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति रईसी की मौत हो जाती है। 2026 आयतुल्लाह खामेनेई को मार दिया जाता है। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई। इतनी दुखी 1953 में चलिए, ये वही दौर था जब ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण करके अंग्रेजों के हाथ से तेल की चाबी छीन ली थी। ठीक उसी वक्त तेहरान में एक 7 साल का बच्चा इसी सियासी उठापटक की कोख से अपना बचपन जी रहा था। वो बच्चा कोई और नहीं, ईरान के आखिरी राजा का बेटा और ईरान का क्राउन प्रिंस रजा पहलवी था। The Iranian people have called on me to lead the transition after the regime is gone. किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान में की जा रही तख्ता पलट की कोशिशों के पीछे एक बार के शहंशाह बनने की तरफ बढ़ रहे इसी बच्चे का हाथ होगा। ऐसा क्या किया है आखिरी शहंशाह के बेटे? क्या है ईरान का असली सच जो खुद मुस्लिम देश भी उसके दुश्मन बने हुए हैं? एक समय के गहरे दोस्त रहे यूएस और ईरान की दुश्मनी की क्या है वजह? क्या अमेरिका का प्लान पूरे एशिया में राजशाही लाना है? स्टोरीज अनटोल्ड के इस एपिसोड में कहानी ईरान की। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour. नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। ये तब की बात है जब प्रॉफेट मोहम्मद का इंतकाल हो चुका था। सवाल था कौन नया खलीफा घोषित किया जाए। मुस्लिमों का एक तबका सुन्नी मुस्लिम चाहता था कि प्रॉफेट मोहम्मद के दोस्त हजरत अबू बकर खलीफा बने। एक दूसरा तबका शिया मुस्लिम यह चाहता था कि उनके दामाद हजरत अली खलीफा बनाए जाएं। संख्या में सुन्नी मुस्लिम की तादाद काफी ज्यादा थी, आज भी है। दुनिया भर के लगभग 90% मुस्लिम्स सुन्नी मुस्लिम्स हैं। जहां तक ईरान की बात है, ईरान भले ही मिडिल ईस्ट में स्थित है लेकिन अरब लीग का वो मेंबर नहीं है। कुल 17 मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से 13 अरब कंट्रीज हैं। ईरान इन 13 कंट्रीज का हिस्सा नहीं है। अरब में सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है जो वहां डोमिनेट करती है, लेकिन ईरान की कुल आबादी में लगभग 90 से 95% लोग शिया मुस्लिम्स हैं। ईरान का शिया बाहुल्य होना ही उसे सऊदी अरब और बाकी के सुन्नी मुल्कों से अलग खड़ा करता है। 1979 की क्रांति के बाद जब आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए तो उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक शिया स्टेट के रूप में स्थापित किया था। वहां का पूरा कानून, जिसे विलायत फकीह कहा जाता है, शिया विचारधारा पर ही आधारित है। ईरान का एक बॉर्डर साउथ एशिया से लगता है, दूसरा बॉर्डर अरब से लगता है। इसी के नीचे है पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया भर में व्यापार किया जाता है। यहां का स्ट्रेट ऑफ हरमुज अगर बंद हो जाए तो दुनिया का जो 20% ऑयल ट्रेड है, जो फ्लो है, वो रुक जाएगा। हरमुज से निकलने वाले तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा एशिया में जाता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 50 से 60% हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है। अब अभी का जो वॉर चल रहा है, खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अमेरिका के लिए हरमुज का रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन फिर सवाल वही है कि ये नौबत क्यों आई है? No ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz till next notice. तो समय था सन 1800 का। ईरान यानी कि पर्शिया में कजर वंश का शासन था और राज करते थे फात अली शाह कजर। ईरान का इतिहास गवाह है, यहाँ राजाओं का फरमान आखिरी नहीं होता था, बल्कि उलेमाओं का बोलबाला चला करता था। उलेमा वो जो शिया स्कॉलर हुआ करते थे, धर्म का ज्ञान दिया करते थे। आपने आयतुल्लाह इन दिनों बहुत सुना होगा। ये भी दरअसल कोई नाम नहीं है बल्कि उपाधि थी। धार्मिक ज्ञान देने में उलेमा से भी जो ऊपर हुआ करते थे उन्हें आयतुल्लाह बोला जाता था। सन 1800 में पर्शिया का बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स और रशिया के साथ लगता था। ईरान यानी कि पर्शिया हमेशा से पेट्रोलियम का अड्डा रहा है। यहाँ तेल के लिए ही सारे युद्ध लड़े गए हैं।
तेल के लिए ही 1804 रशिया ईरान पे हमला कर देता है और ट्रीटी ऑफ गुलिस्ता साइन करता है। इस ट्रीटी में ईरान से कैस्पियन सागर पर नियंत्रण ले लिया जाता है, सारे मिलिट्री राइट्स ले लिए जाते हैं। अब वहां रशिया की सेना तैनात थी। इसके साथ साथ ईरान के तेल और बाकी के रिसोर्सेज का ट्रेड भी रशियंस के हाथों में चला गया। रशिया ने पूरा ईरान नहीं लिया क्योंकि एक बॉर्डर ब्रिटिश के साथ भी लग रहा था। फिर आया अक्टूबर 1834। फात अली शाह का इंतकाल हो जाता है, मोहम्मद शाह को राजा बनाया जाता है। ईरान में खामोशी रहती है। इनके इंतकाल के बाद इनके बेटे नासिर अल-दीन शाह ईरान के राजा बनते हैं। इनके शासन में ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध होता है और ब्रिटिशर्स भी इनसे ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करा लेते हैं। ऑयल से लेकर के टोबैको, टेक्सटाइल, सब कुछ अब ईरान का जो था ब्रिटिशर्स के पास था। इतनी भारी तबाही देखने के बाद उलेमाओं को लगने लगा, गुरु ये राजा के बस की बात नहीं है। अब साल आता है 1896। मिर्जा रिजा खरमास नाम का एक आदमी राजा नासिर की हत्या कर देता है। मुजफ्फर को ईरान का राजा बनाया जाता है। अप्रैल 1901 में मुजफ्फर के साथ ब्रिटिश एक एग्रीमेंट साइन करता है कि आने वाले 60 साल तक उसी की कंपनी ऑयल तलाशेगी भी, ऑयल निकालेगी भी और बेचेगी भी। ईरान में अब भारी संकट का समय चल रहा था। लोगों का भरोसा राजा से उठने लगा था। उलेमाओं ने मिलकर चोरी छुपे अपना सिस्टम खड़ा करने की ठान ली थी। पैरेलली उनके द्वारा एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन चलाया गया जहां शासन तो राजा का था लेकिन उलेमा वजूद भी उतना ही था और अब सबके सामने खुल करके था। इस इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को नाम दिया गया मजलिस, यानी अब ईरान के लॉ एंड एवरीथिंग पर डिसीजन लेने जा रहे थे उलेमा। जुलाई 1909 आते आते राजा मुजफ्फर अल-दीन का भी इंतकाम हो जाता है। अगले राजा बनते हैं इनके बेटे मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह मजलिस यानी उलेमाओं पर आर्मी की मदद से अटैक कराते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं। उसी साल मजलिस भी राजा पर हमला करा देती है। नतीजतन राजा रशिया कूच कर जाता है। उसके 11 साल के पपेट बेटे को अब वहां का राजा बना दिया जाता है उलेमाओं के द्वारा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वक्त था और ईरान का ऑयल यूके की इकोनॉमी का पिलर बनकर खड़ा था। ईरान भारी घाटे में था। मजलिस दबाव बनाती है और ब्रिटिशर्स को ईरान छोड़ने पर मजबूर करती है। वर्ल्ड वॉर में भारी नुकसान झेलने के बाद ब्रिटिशर्स ईरान से चले तो जाते हैं लेकिन ईरान के आर्मी हेड रिजा खान पहलवी को बैक सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। देखते देखते रिज खान तख्ता पलट भी कर देते हैं। इन्होंने मजलिस को अंदर से तोड़ दिया था, कई सारी हत्याएं करवाईं और राजा को यूरोप भेज दिया गया। अब ईरान के राजा थे रजा खान पहलवी। इन्होंने ही कजर वंश का अंत किया और ईरान में पहलवी वंश की स्थापना कर दी। पहलवी पर यूरोप और वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस था। इन्हें मॉडर्न लीडर कहा जाने लगा। औरतों के लिए पर्दा करना, बुर्खा पहनना सब कुछ बैन कर दिया गया। आदमी अब हैट लगाकर जेम्स बॉन्ड बनकर घूम रहे थे। देखते देखते सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त भी आ गया। यूके और रशिया और अमेरिका एक साथ थे लेकिन ईरान न्यूट्रल था। लेकिन रिजा खान जर्मनी के साथ ट्रेड करने लगे थे। यूके और रशिया चाहते थे कि ईरान जर्मनी को बाहर का रास्ता दिखा दे लेकिन ईरान अब फंस चुका था। यूके और रशिया ईरान पे हमला कर देते हैं। देखते देखते अमेरिका भी यूके और रशिया की मदद के लिए ईरान पर हमला करना शुरू कर देता है। ईरान में भारी भुखमरी और महंगाई बढ़ जाती है। अब युद्ध खत्म होता है और रशिया ईरान छोड़ता ही नहीं है, वो ईरान में ही रुक जाता है। वो अंदर से रिबेलियस ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू करता है। यहां तक कि रशिया ईरान के टुकड़े भी कर देता है। अजरबैजान और कुर्दिश रिपब्लिक, दो अलग देश ईरान से बनकर निकलते हैं। ये सब अमेरिका को रास नहीं आ रहा था। अमेरिका रशिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में साथ थे लेकिन ईरान के तेल के आगे मामला गर्म हो रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका था। अमेरिका भी जैसे तैसे ईरान में घुस जाता है और रशिया के बराबर ही अब ऑयल ट्रेड करने लगता है। साल आता है 1951। मजलिस का एक सदस्य मोहम्मद मसादी अमेरिका के खिलाफ मुखर होने लगता है। मसादी ने लोगों को इकट्ठा किया था और ईरानी ऑयल को नेशनलाइज करवा दिया था, यानी अब ईरान खुद अपने देश का ऑयल निकालेगा, बेचेगा भी। देखते देखते इन सभी घटनाओं का इतना असर होता है कि मोहम्मद मसादी को ईरान का पीएम भी बना दिया जाता है। राजा अब भी था लेकिन भारत के राष्ट्रपति की तरह था। मसादी अमेरिका और यूके और रशिया के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए ईरान में एक बार फिर तख्ता पलट कर दिया गया। मसादी को पीएम के पद से हटा दिया गया। अब एंट्री होती है उलेमाओं से भी बड़े ज्ञानी लोगों की, जिन्हें आयतुल्लाह कहते हैं। अब की बार आयतुल्लाह रोहला खुमैनी नाम के शख्स यूएस के सामने खड़े हुए। 1964 में आयतुल्लाह खुमैनी को ईरान के बाहर इराक में पेंशन पर भेज दिया जाता है। इराक में थे सद्दाम हुसैन,
वहां भी खुमैनी ने स्पीच देना शुरू किया, जैसे वहां इराक में देते थे, ईरान में देते थे। उनकी रिकॉर्डिंग कैसेट्स के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी। वो सिर्फ अल्लाह को रूल बनाने वाला बताते थे, ना कि किसी इंसान को। उनकी ऑडियो कैसेट्स की स्मगलिंग होने लगी। सद्दाम हुसैन को डर सताने लगा, क्योंकि वो सुन्नी थे और खुमैनी ईरान से आए हुए एक शिया थे। सद्दाम हुसैन सुन्नी थे, लेकिन इराक की ज्यादातर जनसंख्या शिया थी। उनका डर जायज था। खुमैनी की स्पीच इराक के शियाओं को भड़का रही थी। सद्दाम हुसैन ने खुमैनी को इराक से बाहर निकलवा दिया। अब आया अक्टूबर 1977। ईरान में एक महा प्रोटेस्ट हुआ। खुमैनी की फोटो के साथ स्टूडेंट्स सड़क पर उतरने लगे। राजा कैंसर का बहाना देकर अमेरिका चला गया। राजा के जाते ही खुमैनी वापस ईरान में कदम रखते हैं। उनके कदम रखते ही भीड़ का एक सैलाब उनके इस्तकबाल में इकट्ठा हो जाता है। खुमैनी ईरान के पीएम को बर्खास्त कर देते हैं। 1979 में ईरानी लोग इस हक में वोटिंग कर देते हैं कि ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश बनाया जाए। अब यहाँ एक सुप्रीम लीडर होगा, फिर प्रेसिडेंट होगा, फिर पार्लियामेंट। इसके बाद ईरान में लाया गया शरिया कानून। इसके बाद तो उलेमा और भी ज्यादा ताकतवर हो चले थे। नवंबर 1979 को ईरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर एक घटना हुई। 52 अमेरिकन ऑफिसर्स को घेर लिया गया, बंदी बना लिया गया और मांग की गई कि जो राजा आपने यूएस में बैठा रखा है कैंसर का बहाना देकर, उसको वापस भेजो। कहानी का अंत होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ आपको कि शिया सुन्नी के अलावा और क्या कारण थे कि अरबी देशों के ईरान से खफा रहने के। तो आयतुल्लाह खुमैनी ने एक बार कहा था, आपको बता दूं, सिवाय अल्लाह के कोई आदमी किसी देश पर राज करे ये गलत है। हम बाकी देशों में भी यहां क्रांति लाएंगे। ये सुनकर पूरा मिडिल ईस्ट अब सदमे में आ गया था। उसे पता था कि अमेरिका के होते हुए भी ईरान में राजा टिक नहीं पाया, तो यहां भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। अब पूरे मिडिल ईस्ट को पता था कि अमेरिका के 52 ऑफिसर्स को बंदी बना लिया गया, फिर भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। तो हम किस खेत की मूली हैं? पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान सिर्फ एक ऐसा देश था जिसके पास सैन्य था, सेना थी और बड़े बड़े हथियार थे। लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा डरा हुआ था इराक। सद्दाम हुसैन ईरान के साथ युद्ध में कूद जाते हैं और कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया सब कोई इराक के साथ था। 8 साल तक ये जंग चली, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। 1989 में खुमैनी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अगले सुप्रीम लीडर बनते हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई। खामेनेई का मकसद था ईरान को एटॉमिक पावर बनाना और मिडिल ईस्ट पर राज करना, क्योंकि एक भी मिडिल ईस्ट का देश एटॉमिक पावर नहीं था। While stressing that the nation has no ambitions. Israel says it's targeted 2 of Iran's nuclear facilities. लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जो एटॉमिक पावर होने से कभी मना नहीं करता। शायद इसीलिए वो पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा किए हुए है। अब ना तो इजराइल और ना ही सऊदी अरेबिया ये चाहेगा कि ईरान के पास परमाणु हथियार आए। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और सऊदी अरब अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ईरान की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, 1932 में वजूद में आया है। लेकिन सऊदी अरब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का चौधरी बना बैठा है। लेकिन ईरान को लगता है कि असली लीडर उसे होना चाहिए, सऊदी को नहीं। लेकिन सऊदी अरब तो अमेरिका की गोद में बैठा है। अमेरिका के फौज के बेस सऊदी अरब में मौजूद हैं। इन दोनों की ये कोल्ड वॉर आपको मिडिल ईस्ट के हर दंगे और हर फसाद में दिख जाएगी। बहरीन में जब बवाल हुआ तो ईरान ने वहां के बागी गुटों को हवा दी, तो सऊदी अरब राजशाही को बचाने पहुंच जाता है। लेबनान में ईरान हिजबुल्लाह जैसे शिया गुटों को पाल रहा है, तो सऊदी वहां भी वहां की सरकार के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। यमन की जंग तो जग जाहिर है, जहां ईरान हाउती विद्रोहियों का साथ देता है और सऊदी सुन्नी आबादी और वहां की सरकार का साथ देता है। अब ईरान को समझ आ गया है कि सिर्फ शिया कार्ड खेल करके मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर नहीं बना जा सकता है, इसलिए अब वो शिया और सुन्नी दोनों की बात करने लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमास। हमास एक सुन्नी गुट है जिस पर आरोप लगते हैं कि वो गाजा में शियाओं को परेशान करता है, फिर भी ईरान उसे दिल खोलकर सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमास इजराइल के खिलाफ लड़ता है और इजराइल के खिलाफ खड़ा होना ईरान की मजबूरी भी है और जरूरत भी है। हाल का जो युद्ध चल रहा है, जो वॉर है, वो एक मौका है राजशाही स्थापित करने का। ये एक अलग एंगल है। वो कैसे? खामेनी ने जिस मोनार्की को खत्म करके, राजशाही को खत्म करके अपना दबदबा कायम रखा था, उसे उखाड़ने की तैयारी हो रही है। राजशाही को वापस लाने की, राजशाही का वही वारिस जो सालों से अमेरिका में एग्जाइल काट रहा है,
रजा पहलवी वही कोशिश कर रहा है। ईरान के आखिरी राजा का सबसे बड़ा बेटा पहलवी युद्ध के बीच ईरान के लोगों से कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि वे अपने शहरों के मुख्य केंद्रों पर कब्जा कर लें और उनकी वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दें। वो एक ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहता है कि राजा का रूल वापस लेकर आएं और अमेरिका समर्थन भी कर रहा है। तो आप अब कमेंट करके बताइए, भारत क्यों अपने पुराने साथी ईरान के समर्थन में नहीं है? क्योंकि भारत और ईरान की दोस्ती का भी अपना एक अलग इतिहास है। और कमेंट करके ये भी बताइए कि क्या अमेरिका एशिया में वापस से राजशाही लाना चाह रहा है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।